नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो धीरे-धीरे भारत की शासक बन बैठी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं और हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालकर ये समझना कि भई ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा बहस होती है। क्या भारत पर अंग्रेजों का कब्जा महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी? ये सवाल हमेशा रहता है। हाँ, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि ब्रिटिश सफलता के पीछे असल कारण क्या थे और क्या ये सब अचानक हुआ या फिर किसी इरादे से। देखिए, एक तरफ तो जॉन सीली जैसे इतिहासकार हैं। उनका मानना था कि ये सब अनजाने में हुआ, जैसे मानो अंग्रेज यहाँ राज करने का इरादा लेकर आए ही नहीं थे, बस हालात ऐसे बनते गए। वो तो बस व्यापार में मुनाफा कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, ये विचार कि अंग्रेजों ने फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब बिना किसी खास योजना के पूरा साम्राज्य बना लिया, ये काफी सुना है। लेकिन क्या सारे स्रोत यही एक कहानी बताते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा नजरिया भी बहुत मजबूती से रखा जाता है। कुछ स्रोतों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि कंपनी के इरादे शायद शुरुआत से ही सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। जैसे ही उन्हें यहाँ की, आप कह सकते हैं, राजनीतिक फूट का अंदाजा हुआ और शासकों की आपसी लड़ाइयों का, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने में देर नहीं लगाई। तो मतलब शुरुआत शायद व्यापारिक हितों की रक्षा करने से हुई होगी, लेकिन मौका देखकर इरादे बदल गए, ऐसा? हाँ, कुछ हद तक ऐसे ही लगता है। देखिए, व्यापार की सुरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये क्षेत्रीय नियंत्रण और फिर साम्राज्य विस्तार की चाहत में बदल गया। खासतौर पर लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरलों के समय तक तो ये इरादे बिल्कुल खुलकर सामने आ गए थे। इसमें आप देखिए, मुनाफे की लालसा तो थी ही, अधिकारियों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थीं, और यूरोप की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, उन सब ने भी अपनी भूमिका निभाई। ये समझना वाकई दिलचस्प है। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर वे सफल क्यों हुए? मतलब भारतीय शासकों के पास भी तो सेनाएं थीं, संसाधन थे। ऐसी क्या खास वजहें थीं जो अंग्रेजों के पक्ष में चली गईं? इसके कई मिलेजुले कारण थे, कोई एक वजह नहीं। पहली बात तो हाँ, उनके हथियार और सैन्य रणनीति बेहतर थी, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बंदूकें ज्यादा तेजी से फायर करती थीं, उनकी तोपें ज्यादा सटीक थीं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। क्योंकि हमने सुना है कि कई भारतीय शासकों ने भी तो यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेनाओं को ढालने की कोशिश की थी, ट्रेनर्स भी रखे थे। बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। कई शासकों ने कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी सेना में जो अनुशासन था वो कहीं ज्यादा बेहतर था। और सबसे जरूरी बात, सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था। इससे उनकी वफादारी बनी रहती थी। इसके ठीक उलट भारतीय शासकों की सेनाओं में अक्सर वेतन समय पर नहीं मिलता था, तो सैनिक असंतुष्ट रहते थे और कई बार तो पाला भी बदल लेते थे। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क था। हाँ, और एक और अहम फर्क था, अंग्रेजों की चयन प्रक्रिया, मतलब उनमें योग्यता को तरजीह दी जाती थी, कम से कम भारतीय व्यवस्था के मुकाबले। जबकि भारतीय पक्ष में अक्सर भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, जाति, ये सब चीजें हावी रहती थीं। और नेतृत्व का स्तर, लीडरशिप का। और सिर्फ ऊपर ही नहीं, उनके नीचे भी काबिल अधिकारियों की एक पूरी कतार थी। सेकेंड लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं। वो संगठित होकर काम करते थे, देश के लिए लड़ते थे। भारतीय पक्ष में बेशक हैदर अली, टीपू सुल्तान या महादेजी सिंधिया जैसे बहुत योग्य व्यक्ति थे, पर उनमें वो आपसी एकता और तालमेल नहीं था, उसकी भारी कमी थी। वो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहते थे, ये बड़ी समस्या थी। इसके अलावा ये भी मत भूलिए कि कंपनी के पास इंग्लैंड से लगातार वित्तीय मदद आती रहती थी, एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप था, और उनके अधिकारियों में एक तरह का राष्ट्रवादी गौरव भी था, अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा। इन सारे कारणों को शायद बंगाल की विजय में सबसे साफ तौर पर देखा जा सकता है ना। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने कैसे ये राह आसान कर दी। बिल्कुल। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर, सबसे समृद्ध प्रांत था, और कंपनी के व्यापारिक हित वहां बहुत गहरे थे। नवाब सिराजुद्दौला के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगे। क्यों? खासकर व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को लेकर और कलकत्ता की किलेबंदी को लेकर। फिर हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई। लेकिन देखिए, प्लासी की लड़ाई तो असल में एक सैन्य झड़प से ज्यादा एक सौदा थी। उसे मीर जाफर के विश्वासघात से जीता गया था। वो कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं थी। अच्छा, तो फिर बक्सर? हाँ, 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई वो कहीं ज्यादा निर्णायक साबित हुई। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम,
अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हराया। ये एक बड़ी सैन्य जीत थी। और इस बक्सर की जीत का नतीजा क्या निकला? इतना निर्णायक क्यों था ये? नतीजा था 1765 की इलाहाबाद की संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी को भारत के ही राजस्व से, यहीं के पैसे से अपने सेना और अपना प्रशासन चलाने का जरिया मिल गया। यहीं से उनके असल नियंत्रण की शुरुआत हुई, कह सकते हैं। समझ गए। बंगाल के बाद फिर मैसूर और मराठों का नंबर आया। हाँ, दक्षिण में मैसूर के हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। 4 युद्ध हुए, एंग्लो मैसूर युद्ध जिन्हें कहते हैं। लेकिन आखिरकार 1799 में टीपू की हार हुई, वो मारे गए और मैसूर भी उनके नियंत्रण में आ गया। और मराठा, वो तो बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय। बिल्कुल थे। शायद सबसे बड़ी चुनौती वही थी। लेकिन मराठा शक्ति आपसी झगड़ों और अंदरूनी फूट का शिकार हो गई। पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ सब आपस में उलझे रहते थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए और धीरे धीरे सहायक संधि जैसी नीतियों के जरिए 1818 तक मराठा संघ भी पूरी तरह से बिखर गया। आपने बीच में कुछ नीतियों का जिक्र किया था, जैसे ये सहायक संधि और एक वो हड़प नीति। ये क्या थी और इन्होंने विस्तार में कैसे मदद की? थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे। हाँ, ये दोनों बहुत ही चालाकी भरी कूटनीतिक और प्रशासनिक नीतियां थी। विस्तार के हथियार थे ये। लॉर्ड वेलेस्ली की थी सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। इसके तहत कोई भारतीय शासक अगर ये संधि मान लेता तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की एक सेना अपनी राजधानी में रखनी पड़ती थी और उस सेना का पूरा खर्चा उसी शासक को उठाना होता था। अच्छा, अपने ही खर्चे पर अंग्रेजी सेना? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ता था जो एक तरह से जासूस का काम करता था। और वो शासक किसी और यूरोपीय शक्ति से, जैसे फ्रांसीसियों से, कोई संबंध नहीं रख सकता था। तो इससे क्या हुआ? राज्य की बाहरी और आंतरिक स्वतंत्रता दोनों लगभग खत्म हो जाती थी। वो पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। बाप रे। और दूसरी नीति, वो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार अगर कोई शासक जिसका अंग्रेजों से समझौता है बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, मतलब अगर उसका अपना बेटा नहीं है, तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, उसे राजा नहीं माना जाएगा और उस राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। ओहो। सतारा, झांसी, नागपुर ऐसे कई राज्य इसी नीति का शिकार बने और अवध को तो कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। मतलब इसी इल्जाम लगाकर कि वहां का नवाब शासन ठीक से नहीं चला पा रहा है, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। तो ये नीतियां ऐसी थीं कि बिना सीधे युद्ध के ही राज्यों पर कब्जा करने का एक कारगर तरीका मिल गया था उन्हें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, ये जो पूरी कहानी हमने देखी? निचोड़ यही है, देखिए, कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापित होना न तो सिर्फ एक संयोग था और न ही केवल उनकी सैन्य ताकत का नतीजा था। ये एक लंबी और बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसमें बेहतर सैन्य संगठन, अनुशासन, उनके आर्थिक संसाधन, उनकी कूटनीतिक चालें, सहायक संधि और हड़प नीति जैसी, और सबसे बढ़कर शायद भारतीय शासकों की आपसी फूट और दूरदर्शिता की कमी, इन सब ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो लगभग 100 साल तक चली, जिसमें युद्ध भी हुए और प्रशासनिक नियंत्रण भी बढ़ाया गया। धीरे धीरे पकड़ मजबूत की गई। वाकई सोचने वाली बात है ये सब। बिल्कुल, और ये हमें उस एक सवाल पर वापस लाता है जिस पर इतिहासकार आज भी विचार करते हैं, मनन करते हैं। और वो सवाल यही है कि अगर उस दौर के भारतीय शासक, अगर वे अपने आपसी दुश्मनी भुलाकर अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर एकजुट हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।